भारत की 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज का हम फाइनल हिसाब किताब दे रहे हैं और इस कड़ी में अब हम चर्चा करेंगे राजस्थान की 25 सीट्स की। मेरे साथ है मेरे मित्र नवीन कुमार, जो दिल्ली में एक एजेंसी चलाते हैं, जो सेफोलॉजी के अलावा ऑनलाइन फीडबैक, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का काम भी करती है। और नवीन कुमार मैदानी सर्वे करके हर कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज डेटा कलेक्ट करते हैं, उनका एनालिसिस भी करते हैं। मेरे साथ जुड़े हैं श्री वेंकट चेन्नई में रहते हैं और डेटा एनालिस्ट हैं और साउथ के एक बहुत बड़े अखबार में वो कार्यरत हैं। और मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो यहाँ पे बोल रहे हैं उनके अपने व्यूज हैं, उनके संस्थान के नहीं। तो नवीन जी, राजस्थान की चर्चा करते हैं। राजस्थान की हमने आखिरी बार चर्चा की थी तो आपको ध्यान है, मैंने आपसे कहा था कि जब चुनाव शुरू हुआ था मुझे लग रहा था कि राजस्थान तो 25-0 बीजेपी के खाते में जाएगा। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, थोड़ी खबरें आने लगी कि शायद 1-2 सीट कांग्रेस जीत सकती है। फिर लगा नहीं 1-2 नहीं 2-3 जीत सकती है। फिर 2-3 नहीं 4-5 हो गया। और अब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता और नेता थोड़े से उत्साहित होकर यहाँ तक कह रहे हैं कि क्या पता हम 10 भी जीत सकते हैं। तो आपका आकलन क्या है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद संदीपन जी। देखिए, राजस्थान का पहले फेज के अंदर चुनाव था 19 अप्रैल को, और मैं कई ऐसे नेताओं से मिला जो जीत रहे थे सर्वे के अंदर, लेकिन वो चुनाव लड़े नहीं, क्योंकि एक तरफा सा मामला भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था अप्रैल के पहले हफ्ते में। लेकिन जैसे जैसे टिकट वितरण हुआ तो भारतीय जनता पार्टी अति आत्मविश्वास के अंदर ऐसे लोगों को टिकट दिया कि कांग्रेस कुछ स्वतः फाइट में आई, और कुछ यहाँ की जो सीटें थी, जैसे राहुल कस्वा, चूरू से राहुल कस्वा की टिकट काटी भारतीय जनता पार्टी ने, और उन्होंने बहुत जल्दी निर्णय लिया अपनी जनता के साथ में कनेक्ट करके और कांग्रेस ज्वाइन की। गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने उनको ज्वाइन करवाया। जैसे ही राहुल कस्वा ने ज्वाइन की कांग्रेस पार्टी, उसके बाद में शेखावटी का स्वरूप बदलने लगा। उससे सीकर, चूरू, झुंझुनू और गंगानगर, ये लोगों की हुजूम उमड़ने लगा कांग्रेस पार्टी की रैलियों के अंदर। तो कांग्रेस को जाके समझ में आया कि अंडर करंट तो बहुत था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे थे। उसके बाद में रविंद्र सिंह भाटी, जैसलमेर बाड़मेर, उमेदाराम बेनीवाल, जिस तरीके से चुनाव उन्होंने जैसलमेर बाड़मेर का लड़ा, जिस तरीके की भीड़ उनके वहां पे आई, तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर तीसरे नंबर पर नजर आ रही थी। चर्चा ही नहीं हुई कैलाश चौधरी की, जबकि उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी जैसलमेर बाड़मेर में। उसके बाद में आप ये बीएपी के साथ में गठबंधन इनका हुआ, राजकुमार रोत, एक 30 साल का आदिवासी लड़का, जिस तरीके का उन्होंने चुनाव वहां पे लड़ा, तो ये चारों तरफा, अनिल चोपड़ा जो जयपुर ग्रामीण से चुनाव लड़े, यादव जो ललित यादव हैं अलवर से चुनाव लड़े, सचिन पायलट ने पूर्वी राजस्थान में फोकस किया, बहुत ज्यादा वहां पे रैलियां की, मुरारीलाल मीणा को, प्रहलाद गुंजल के कोटा, बहुत ऐसी सीटें हैं। कांग्रेस ने बहुत अच्छा चुनाव बना दिया बाद में। तो ये भारतीय जनता पार्टी का अति आत्मविश्वास और कांग्रेस पार्टी का जो मादा था चुनाव लड़ने का, इन नेताओं का, कांग्रेस पार्टी के लिए ऐसी संजीवनी साबित हुआ, क्योंकि राजस्थान की वजह से कांग्रेस में वो आत्मविश्वास जागा। नवीन जी, आप ठीक कह रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जब चुनाव शुरू हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की जो दुर्गति पिछले 2 लोकसभा चुनाव में होती आई वो होगी। लेकिन थोड़ा सा एक कॉम्बिनेशन अलग किस्म का बन गया इस बार। वो कॉम्बिनेशन ये था कि चार्ट जो है वो कांग्रेस के साथ आ गए, उसके साथ कुछ जो डेंट लगा वो दलित वोटर्स में भी लगा और दलित वोटर भी कुछ कांग्रेस की तरफ आ गए। तो कुल मिला के कॉम्बिनेशन ये बन गया कि जाट, माइनॉरिटी और दलित, और ईस्टर्न राजस्थान में गुज्जर और मीणा। तो कुछ कास्ट अलायंसेस इस तरीके बन गए कि कांग्रेस को एडिशनल वोट्स और एडिशनल सपोर्ट मिलने लग गया। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग बात यह हुई कि भारतीय जनता पार्टी जो राजपूतों के बल पर आगे बढ़ती आई है, उनको राजपूतों का भी गुस्सा झेलना पड़ा। आपने बाड़मेर का जिक्र किया, वहां तो कैंडिडेट के कारण था। कुछ इलाकों में जो पुरुषोत्तम रूपाला गुजरात में बोल गए, उसका भी असर पड़ा। मैं बहुत से ऐसे राजपूत दोस्तों को जानता हूं जो मोदी 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 अग्रिम पंक्ति में आके बोलते थे अपनी मूंछ पे ताव देके। इस बार उनके मूंछ का ताव थोड़ा नीचे हो गया था और वो थोड़े मायूस से लगे। तो कुछ लोग उनसे वोट करने गए नहीं और कुछ ने दिया तो भी अनमने ढंग से। तो मुझे लगता है जो कास्ट कॉम्बिनेशन बैठा, जाट, दलित, मीना, गुज्जर और कुछ ट्राइबल, जो अपना उदयपुर का जो मेवाड़ का इलाका है वहां पे,
उसके कारण कांग्रेस फाइट में आ गई। खैर चलिए, तो बन गया कॉम्बिनेशन। आप मुझे बताएं कि आप 25 में से कितनी सीट आपको लगता है कांग्रेस जीत सकती है, और उनके नाम भी बताइए। सीटों का गणित मैं आपको बताता हूँ, कई सीटें हैं, बहुत अच्छा लड़ी गई है। अब इसमें कितनी सीट आती है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि नागौर की सीट जो आरएलपी के साथ में गठबंधन हुआ, जबकि ज्योति मिर्धा की टिकट फर्स्ट लिस्ट में फाइनल हो गई थी। ज्योति मिर्धा ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा था, लेकिन एक इसको दुर्भाग्य कह लीजिए या उनकी किस्मत कहिए कि इस बार न तो मोदी की लहर थी और न वो राम मंदिर का मुद्दा उतना बन पाया। एससी जो थी वो नाराज हो गई, और मुस्लिम और जो दूसरी अन्य जातियां हैं वो कांग्रेस के पक्ष में गई। एक ब्राह्मण वोट जो है वो एकदम दिल से ज्योति मिर्धा को पड़े। एक राजपूत कैंडिडेट यहाँ पे लड़ा बहुजन समाजवादी पार्टी से, गजेंद्र सिंह। उनको राजपूत जो वोट आरएलपी को नहीं देना चाहते थे और बीजेपी से नाराज थे, तो कुछ वोट उनको उधर ट्रांसफर हो गए। तो ये बड़ा क्लोज चुनाव नागौर जिले के अंदर बन गया। इसमें मेरी समझ के अंदर 4 विधानसभा ज्योति मिर्धा जीत रही हैं और 4 विधानसभा हनुमान बेनीवाल जीत रहे हैं। लेकिन जो हनुमान बेनीवाल जिन विधानसभाओं के जीत रहे हैं, उनका अंतर ज्योति मिर्धा के विधानसभा जहां वो जीत रहे हैं उनसे थोड़ा ज्यादा है। और हार जीत का अंतर वही रहेगा जितना जो तीसरा निर्दलीय कैंडिडेट है वो लेके गया है। अगर ये सारे कंसोलिडेटेड वोट ज्योति मिर्धा को पड़ते हैं तो एक तरफा चुनाव ज्योति मिर्धा जीत रही थी, लेकिन अब चुनाव फंस गया। एज जो है वो गठबंधन को एज है नागौर के अंदर। सीकर, चूरू और झुंझुनू, देखो सबसे पहले इसमें धन्यवाद देना चाहिए राहुल कसवा का कि उन्होंने बहुत जल्दी निर्णय लिया। अदरवाइज बीजेपी का जो वर्तमान जो स्थिति है, कोई भी नेता बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के नेताओं के खिलाफ जाने की हिम्मत करता नहीं है। राहुल कसवा ने वो हिम्मत दिखाई, वो जज्बा दिखाया और बहुत जल्दी उन्होंने अपने समर्थकों के साथ में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। उसके बाद में गोविंद सिंह डोटासरा ने जिस तरीके का माहौल बनाया अपने फटकारों से, देसी मारवाड़ी शेखावटी अंदाज में जो उन्होंने भाषण दिए, उनकी सभाओं में भीड़ का हुजूम उमड़ने लगा। और चूरू के साथ साथ सीकर और सीकर के साथ साथ झुंझुनू, इन तीनों सीटों पर इसका व्यापक असर 5-7 दिन में ही दिखाई देने लग गया। जैसा कि नारा चल गया, अमराराम के लिए उन्होंने बोल दिया कि कितना ही बोल लो जय सिया राम, दिल्ली जाएगा अमराराम। तो ये जो बातें थी, आरएसएस को तो थोड़ी चुभ रही थी, लेकिन जो कांग्रेस का वोट बैंक है उसको ये एक साथ करने में कामयाब रहे। और चौमू तक नवीन जी, इसमें मेरा एक सवाल जो ये है, मेरे को कई लोग कहते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जाटों को बहुत सारी सीट्स दी है, उससे इसका क्या ऐसा नहीं हो सकता कि थोड़ा बैकफायर हो जाए कि एंटी जाट वोट जो है वो लामबंद हो जाए और कांग्रेस जो है वो शेखावाटी की तीनों जो सीट्स है उसको ये बैकलैश का सामना करना पड़े और कुछ नुकसान हो जाए? जिस संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन एंटी जाट वोट है कौन से? ब्राह्मण। कांग्रेस ने इतने मंत्री बनाए, बीटी कल्ला, महेश जोशी, सीपी जोशी स्पीकर थे, रघु शर्मा मंत्री थे, उसके बावजूद एक भी ब्राह्मण नेता ऐसा नहीं है जो ब्राह्मणों के वोट कांग्रेस को दिला सके। वो खुद की विधानसभा में जीत के आ सकते हैं नैरो मार्जिन से, लेकिन जाट ऐसे हैं। अभी जैसे गोविंद सिंह डोटासरा किसी भी लोकसभा में 25 से 30 हजार वोट एक सभा में पलटने की ताकत रखने वाला नेता बन गया इस पूरे चुनाव में। लोकसभा चुनाव में जो उभर के जो चेहरा आया कांग्रेस के लिए, वो गोविंद सिंह डोटासरा का है। अदरवाइज सचिन पायलट की जहां पे सभा होती थी, सचिन पायलट तो साहब उनका कद तो बहुत बड़ा, उन्होंने 100-102 सभाएं पूरे हिंदुस्तान में करी, लेकिन उन्होंने जिस कद के नेता वो हैं उसके नजदीक गोविंद डोटासरा जाटों के अंदर नेता बन के उभरे हैं। तो ब्राह्मण वोट बीजेपी को जाता है। राजपूत थे, राजपूत जो वोट था एंटी जाट, तो राजपूत बीजेपी से नाराज थे। गंगानगर में क्लोज फाइट है, हार जीत का मार्जिन 50-60 हजार का रहेगा। प्रेडिक्शन एकदम क्लियर कर पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी एज में कांग्रेस को दूंगा। Hi. So again, thank you. It was very illuminating. So I am very curious about a couple of seats. One is, of course, the heavyweights, as they call the speaker seat at Kota. Of course, my question would be, how are the respective leaders going to do? How is Joshi going to do from Chittorgarh? A word about Shikar, Comrade Amra Ram. What are you did mention that. That was again very heartening to note. And of course,
be it BAP and CPIM, the fact India has accommodated them, a few words on them also, I'd be very interested to know. So I will give the macro analysis first, and then Naveen ji can explain. So as Naveen ji said that because of this movement of Jats towards the Congress, Amra Ram is now in a winning position, and he talked about the slogan in his constituency that keep saying Jai Siya Ram, but if it is Delhi, it is Amra Ram. Just to rephrase and paraphrase it. So Delhi jayega Amra Ram. So because of this consolidation of Jat Muslim vote, Congress seems to be having an advantage in the Shekhawati region. And also, as we were discussing, that there's also this old rivalry between Jats and Rajputs of Rajasthan. It's an old rivalry. If you have seen some Bollywood films, especially those made by J.P. Datta, I would mention Gulami. So you would get a fair idea of, how it works out. So because of this rivalry between the Jats and Rajputs, the Jats switched over to the Congress, and the Rajputs, being as angry as they were with the BJP, the BJP suffered a double blow. So because of these factors, I think, and Naveen ji also agrees, that in Shekhawati, these guys, the Congress is winning 3 seats. He also mentioned Ganganagar, where because it is very close to Churu and also Punjab and Haryana, so whatever happens in these states also, it reflects on the politics of Ganganagar also. So in Ganganagar also, the Congress is in a position to wrest back the constituency. Nagaur, according to Naveen ji and I also agree, the India Alliance is doing well because Hanuman Beliwal is quite a hero for the Jat youth. Similarly, in Badmer, because the Rajputs rebelled against the BJP, and the Jats got solidly behind the Congress. So Ravinder Singh Bhati, the independent candidate, and the Congress candidate Umedaram Beniwal, they seem to be fighting it out, and the BJP has been relegated to the 3rd position. कोटा शहर में ओम बिरला के पक्ष के अंदर अच्छा मतदान हुआ, लेकिन ग्रामीण में जिस तरीके से परसेंटेज बढ़ा है प्रहलाद कुंजल के पक्ष में, तो नजदीकी फाइट है, लेकिन एज ओम बिरला को देता हूँ. Banswara, you wanted to ask about Banswara. So Banswara, if you go by proper poll arithmetic, then it's a very easy seat for the India Alliance. But the problem is that the BJP candidate is himself a very old Congress leader, and he has his own vote base in that constituency. But the young tribal leader, Rajkumar Rath, he's an emerging superstar. You should keep an eye out for him. So I won't be surprised if he wins the election. But in my opinion, because of the delay in finalizing the alliance, and because BJP was able to rope in a Congress stalwart from that area, I think Banswara, I would give the edge to the Bharatiya Janata Party. But again, it's a very tough election for the BJP. Naveen ji, आपका क्या बांसवाड़ा पे feedback? I'll go for BAP, Rajkumar Rath, India Alliance. Do you think आपको लगता है कि राजकुमार राउत जीत जाएंगे? जिस तरीके का चुनाव उन्होंने लड़ा, और देखो एक जज्बा होता है. अभी आप जब आप लेटर ऑन डिस्कस करेंगे यूपी और इनके बारे में, तो ये यूथ ही तो क्रिएट कर रहे हैं सारी चीज. यही तो ला रहे, घरों से लाके वोट डलवाएगा कौन? बुजुर्गों को वो यूथ ही लेके आएगा. यूथ 80% 90% राजकुमार राउत के साथ में. तो अगर सपोज करो को डोकरे कहेंगे कि भाई मेरे को वोट देना है बीजेपी को, और उन्होंने हाथ लगा दिया बीजेपी को, कौन कहेगा? पिछले चुनाव में मैंने देखा है यहाँ पे कि वोट देना चाहते थे लोग कांग्रेस पार्टी को, वोट दिलवा रहे लोग बीजेपी को यूथ. So when you're speaking of youth, one more thing which got missed out, and I'm very curious, sitting here is the son of the former Chief Minister, Vaibhav Gehlot. He's also a youth, 40-year-old, and going for a shot at Jalore. So how do you think that's going to pan out? कॉन्स्टिट्यूएंसी इस तरीके की है कि वहां पे पिछले 15 साल से बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन लोगों की नाराजगी है बीजेपी के सांसद से कि उन्होंने 15 साल में कोई काम किया नहीं. जो बीजेपी का जो कैंडिडेट है अभी लुम्बाराम चौधरी, वो बहुत ही शरीफ और अच्छा आदमी माना जाता है वहां पर.
तो चुनाव वैभव गहलोत ने बहुत अच्छा लड़ा, बहुत जोर लगाया। मेरा अगर आप ओपिनियन लें तो 2 विधानसभाओं में उस लोकसभा में, एक सिरोही और आबू रोड, वहां पे वैभव गहलोत हार रहे हैं। और बाकी एक कम्युनिटी है राजपुरोहित कम्युनिटी के जो मेजोरिटी वोट हैं वो वोट वैभव गहलोत को गए हैं, और राजपूतों के वोट भी मेजोरिटी के अंदर वैभव गहलोत को गए हैं। तो मेरा ओपिनियन वैभव गहलोत के फेवर में है कि वैभव गहलोत जीतेंगे, हालांकि बहुत क्लोज फाइट है। Just to add to whatever he's saying that it's a tough contest and the BJP candidate enjoys a good reputation, but there's a lot of anti-incumbency. My gut feeling suggests that the BJP is going to win this seat because of again, you know, the caste factor, etc. But there's an X factor here, and that X factor is Ashok Gehlot. Now, Ashok Gehlot is the Narendra Modi of Congress. He's capable of doing whatever it is required to win an election. You know, if you have observed his behavior during the past 2 governments, he can, you know, break parties. He can save his government by using any tactic, including, you know, as they say, Sam, Dam, Dand, Bhed, whatever. So I'm getting this feedback that Ashok Gehlot has done a lot of tod-fod in that constituency. And several of the RSS Karyakartas and leaders, he has either co-opted or won over through his, through his political devices. So Ashok Gehlot is very confident that his son is winning Jalot Sirohi, but my gut feeling is BJP is winning. तो नवीन जी, आपका कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस करीब 7 सीट पे तो आगे है, और 3-4 सीट ऐसी है जिसपे टफ फाइट है और कांग्रेस और इंडिया अलायंस से जीत सकती है, यही सम अप कर रहे हैं। 12-13 सीटें बहुत अच्छी लड़ी गई है। चूरू, झुंझुनू, सीकर, गंगानगर, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, भरतपुर, करौली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालोर, भीलवाड़ा और जोधपुर, ये बहुत अच्छी लड़ी गई सीटें हैं। अब इनमें कहीं पे जीत हार का अंतर 25,000 रहेगा, कहीं 50,000 रहेगा। ये प्रेडिक्ट कर पाना, क्योंकि 15-20 लाख वोट होते हैं, थोड़ा मुश्किल है। और ज्यादातर लोग हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि बीजेपी को हराएं कैसे। लेकिन ये चुनाव जनता ने लड़ा है, और जनता से बात करने पे पता चलता है कि चुनाव बहुत अच्छा लड़ा गया है। 5 जीते, 6 जीते, 7 जीते, 8 जीते, कांग्रेस का खाता इस बार खुलने जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी चर्चा राजस्थान पे, और मेरा और नवीन जी का मानना है कि कांग्रेस का ना सिर्फ खाता खुलने जा रहा है, बल्कि इस बार कम से कम 6 सीट, और हो सकता है कुछ चमत्कार हो जाए तो 10 सीट भी जीत सकते हैं।